हेलो गाइस। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में सबसे पहले तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जैसे ही चेंजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तो वो अपने ताइक्वांडो क्लब में आई थी। वहाँ पर वो देखती है कि उसकी मम्मी बहुत प्यार से कोचिंग कर रही थी चियानी की, बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन कर रही थी जिस तरह से एक्सक्लूसिवली वो अपनी डॉटर को किया करती थी। ये सारा कुछ देखकर चेंजी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये है कि चेंजी को एक बात फील हुई थी जिसके बारे में वो काफी ज्यादा श्योर भी थी। वो ये थी, इस फाइट के बीच जानबूझकर चियानी ने उसके नी को हर्ट किया है, उसे टारगेट किया था ताकि वो इंजर्ड हो जाए और इस गेम से ही बाहर निकल जाए। यही बात पूछती है कि तुमने मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों करी, तुम तो मेरी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन आगे से चियानी कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें अपनी फ्रेंड समझा ही नहीं, मेरी नजरों में हमेशा ही तुम एक राइवल थी और जहाँ तक बात है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की तो तुम उसे संभाल नहीं सकी, वो मेरे पास आ गया। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जब उसे पता चलता है कि ये सारी फाइट जिसमें वो पड़ी थी उसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद फैंग था। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहां से निकल जाती है। फैंग हैरान था कि ये पहली लड़की होगी जिसके अंदर एटीट्यूड उसके बॉस से भी ज्यादा है। अब जब वो ऑफिस में वापस आती है तो फैंग नोटिस करता है कि जैसे उसकी आर्म इंजर्ड है। वो उसे मुझे दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है, कितनी चोट लगी है। लेकिन वो आगे से कहने लगती कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, देखना चाहते हो। ये सुनते ही वो वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस से पर्दा हटा के एक मोनोक्यूलर लगाकर देखता है तो पता चलता है कि चंदी ने तो उससे झूठ बोला था, उसे कोई ब्लीडिंग नहीं थी, सिर्फ ब्रूजेस थे। अब वो गिल्टी भी था कि चंदी को उसकी वजह से चोट लगी है तो खुद उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे अपने पास बिठाकर उसे ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश करने लगता है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उठना चाहती थी लेकिन बॉस ने उसे धमकी दे दी थी कि तुम्हारी सैलरी में से 500 काट लूंगा। अब चेंजी खुद को उसे छूने नहीं दे रही थी और इसी बीच रेजिस्ट करते करते फैंग को एक टक्कर भी लग जाती है। अब उस आयरन हेडेड गर्ल को थोड़ी बहुत दया तो उस पर आ जाती है और वो उसे खुद को ऑइंटमेंट लगाने देती है। और उसी टाइम पर हमें ऑफिस के बाहर का सीन दिखाते हैं। कुछ लोग ये सारा सीन कमरे के बाहर से देख रहे थे और यहाँ पर मैनेजर को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जैसे वो दोनों किस कर रहे हो। वो सोचने लगता है कि अच्छा तो मेरे फ्रेंड फैंग ने मुझसे झूठ बोला था। एक्चुअली वो इस लड़की को इसलिए क्लोज रखना चाहता है क्योंकि वो इसके लिए फॉल कर चुका है, उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी। जबकि उसी टाइम पर अंदर चेंजी की और फैंग की फिर से लड़ाई हो जाती है। फैंग ने उसे रोक दिया था कि तुम अब से कोरियर गर्ल वाले ऑर्डर्स नहीं ले सकती, लेकिन उसका कहना था कि इसकी वजह से मेरा काम इफेक्ट नहीं हो रहा, मैं तो लूंगी ही लूंगी। अब वो जैसे उसके रूम से निकलती है तो कमरे के बाहर दोनों खड़े होकर लड़ने लग जाते हैं। फैंग उसे एक डील करता है, कहता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मेरी नजर में तुम एक बेस्ट असिस्टेंट बन जाती हो जिसे मैं थम्स अप दे सकता हूँ तो फिर मैं तुम्हारे कोरियर वाले राइट्स तुम्हें वापस कर दूंगा, तब तक के लिए ये सीज है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने मैनेजर फ्रेंड को भी सब कंफर्म कर देता है कि हम लोग कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे, मैं उसे सिर्फ मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। और साथ ही साथ उससे कहने लगता है कि तुम्हें आजकल बहुत सिंपैथीज हो रही है चेंजी से, कहीं तुम उसके लिए फॉल तो नहीं कर रहे और इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। पता है मैंने एक दफा देखा था एक होमलेस ब्लाइंड इंसान से इसने पैसे भी छीने थे। अब जब चेंजी अपनी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचती है तो वहां पर वो अपने कोलीग से मशवरा करने लगती है कि कोई अच्छा असिस्टेंट कैसे बन सकता है अपने बॉस का। और वहां पर खड़ा उसके कोलीग का फ्रेंड तो बहुत ही फारिग इंसान था, वो उसे टिप्स की एक लंबी लिस्ट दे देता है। सबसे पहले तो बताता है कि जिस तरह की ड्रेसिंग तुम करके जाती हो इस तरह से तो तुम्हारा बॉस कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस देता होगा। और वो एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली फैंग वाले ही थे। तो अब चेंजी ने भी फैसला किया था कि उसकी सारी टिप्स को फॉलो करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस में एंट्री देती तो सारे लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बहुत से लोग गिर गए थे, कुछ की तो दीवार से भी टक्कर हो गई थी। और उसका रूल नंबर 1 यही था कि सबसे पहले मैं अपनी ड्रेसिंग को सेटल करूंगी। और आज वाकई वो काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। अब उसके बाद अगला रूल ये था कि उसने अपने बॉस से एक स्टेप आगे का सोचना है। इससे पहले कि वो कोई डिमांड करे उससे पहले ही वो हर चीज को रेडी करके रख देती थी। अब उसमें ये बदलाव देखकर तो फैंग भी हैरान था, उसे तो कुछ बोलना भी नहीं पड़ता था, उससे पहले ही उसकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती थी। उस फ्रेंड ने चेंजी को यही सिखाया था कि तुम सिर्फ बॉस पर नजर रखो, बॉस के अलावा सब लोग तुम्हारे सामने सिर्फ और सिर्फ आलू हैं। अब अगर फैंग अपना कप भी उठाता था तो वो पानी लिए रेडी खड़ी होती थी। अब उसके बिहेवियर में इतना बदलाव देखकर तो एकदम फैंग की नींदें भी उड़ गई थी। वो अपने घर में भी डिप्रेस्ड और खोया खोया रहता था और आंटी को भी पता चल जाता है कि इसकी कोई नई सेक्रेटरी आई है जिसने इसकी नींदें उड़ा के रख दी हैं।
अब उसके बाद फैंग जब रात को अपने घर में सो रहा था तो उसे एक बहुत बुरा सा सपना आता है अपने बचपन से रिलेटेड, जहाँ पर उसे बहुत सारा ब्लड भी दिखाई देता है और इसी वजह से वो आधी रात को उठ जाता है और अपनी एंटी डिप्रेसेंट लेने लगता है। वह अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस में देखता है तो एक बात पता चलती है, चेंजी हर रोज इतने प्यारे प्यारे कपड़े कैसे पहन कर आती थी, वो ये ड्रेसेस पहनने के बाद वापस कर दिया करती थी और ये बात आज फैंग ने भी नोटिस कर ली थी। और आज पूरा एक हफ्ता हो चुका था, आज फाइनल डे था, अगर उसे थम्स अप मिल गए तो उसे अपने कोरियर राइट्स वापस मिल जाएंगे। लेकिन फैंग कहता है कि सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, पर एक कमी है तुम में जो तुम पूरी नहीं कर सकी, और वो ये है कि मेरी असिस्टेंट को हर वक्त स्माइल करते रहना चाहिए, मैं स्माइलिंग फेस देखना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह का एक्सप्रेशन लेस नहीं। बेचारी चेंजी ने इतना कुछ किया था, ये सुनने के बाद तो उसका मन करता है कि पटक पटक के मारे इस फैंग को, लेकिन क्या करती, बेचारी मजबूर थी। अपने फेस पर एक जबरदस्ती की स्माइल लेकर आती है जो कि एक स्माइल नहीं बल्कि एक हॉरर मूवी वाली शैतानी स्माइल लग रही थी, जो कि देखते ही फैंग डर जाता है और उससे कहता है क्या है ना, मेरे सामने स्माइल मत करना और निकल जाओ यहाँ से। अब उसके बाद एक छोटी सी बच्ची की एंट्री होती है जिसका नाम शिनयान है। एक्चुअली ये चेंजी की नीस है और उसकी मुलाकात आज आंटी चिंग से होती है और वो उसके दादा अबू को तलाश करने में उस बच्ची की हेल्प करती है। और यहीं पर ही आंटी चिंग की मुलाकात हो गई थी लिन और चेंजी के डैड से भी, और उनके सामने आंटी चिंग का पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा था। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि शिनयान हमेशा से अपनी मम्मी के साथ रही थी, लिन ने उसके साथ कभी भी समय नहीं बिताया था और इसी वजह से उन दोनों के बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस और फासले थे। डैड इन फासलों को खत्म करने की कोशिश तो बहुत करते थे, लेकिन लिन हमेशा अनजान लोगों की तरह से ही अपनी बेटी से ट्रीट करता था। दोबारा से ऑफिस का सीन आता है, पता चलता है कि आज फैंग ने टीवी स्टेशन जाना था क्योंकि एक प्रोग्राम में कुछ और पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ उसकी भी अपीयरेंस थी। थोड़ी देर बाद ऑफिस के बाहर ही एक रिपोर्टर वोंग होती है जो कि से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन फैंग को उसके अंदाज कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो थोड़ी सीड्यूसिंग टाइप की गर्ल थी। वो उसे इनकार कर देता है और कहता है कि मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तुम्हें तो कभी भी नहीं दूंगा। इसी वजह से वोंग अपने मन ही मन में फैंग से दुश्मनी रख लेती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टीवी स्टेशन में जब मेकअप रूम में फैंग एंट्री करता है तो उसके साथ साथ चेंजी भी थी, और वो देखती है तो उसी शो में एक स्पोर्ट्स गर्ल भी आई हुई थी और वो कोई और नहीं बल्कि चियानी थी। चियानी उसे देखकर उसे उसका हाल चाल पूछती है तो फैंग को हैरानी होती है कि ये एक एथलीट को कैसे जानती है। शो तो किसी तरह से गुजर जाता है और शो के बाद चियानी सीधी आती है और चेंजी से कहने लगती है कि तुमने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, लगता है तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी लग गई है, और हाँ इतना बता दूं, प्रैक्टिस करने की कभी कोशिश न करना, ये ना हो कि तुम चल भी ना सको, जो काम कर रही हो उसी में लगी रहना, दोबारा से ताइक्वांडो खेलने की कोशिश न करना। और बस इसी बीच उसको चेंजी का प्राइस टैग दिखाई दे जाता है। वो उससे कहती है कि अच्छा तो तुम ये कपड़े उधार मांग के आई हो, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। और इतने में टिंग भी पीछे से आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाने के लिए और साथ में उसे बोली भी मारता है कि अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो मुझसे उधार ले लो, पर कपड़े तो मांग के ना पहनो। टाइम पर उसे रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है हमारा फैंग, जो कि उसका प्राइस टैग काट देता है और कहता है कि देखो मैंने तो तुम्हें कपड़े ये गिफ्ट किए थे, तुम प्राइस टैग उतारना ही भूल गई। इस तरह से उसे अपने साथ वहां से ले जाता है कि जैसे वो उसका एक बॉयफ्रेंड हो, और उसे देखकर चियानी एकदम जेलस हो गई थी क्योंकि फैंग तो बहुत सक्सेसफुल इंसान था। अब से बाहर जाकर फैंग चेंजी को कहने लगता है कि कुछ गलत मत सोचना, मैंने तुम्हें रेस्क्यू किया क्योंकि मेरे लिए मेरा हर एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें मेरे अलावा कोई भी बुली नहीं कर सकता। अब ये सुनने के बाद चेंजी दिल पर पत्थर रखकर एक दफा उसे थैंक्स करती है, और ये थैंक्स सुनने के बाद फैंग के एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के थे। अब घर जाकर फैंग इंटरनेट पर सर्च करता है चेंजी और चियानी के नाम से, तो उसे उनकी सारी पास्ट स्टोरी पता चल जाती है। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि चेंजी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसे मैसेज आता कि उसके कोरियर राइट्स उसे वापस मिल चुके हैं। एक्चुअली चेंजी बहुत ज्यादा पैसे जमा करने की कोशिश कर रही थी अपनी नी की थेरेपी कराने के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी। उधर चियानी जब वापस आती है तो उसकी कोच उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुम आजकल प्रैक्टिस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही और प्रमोशंस और एड्स ज्यादा ले रही हो। लेकिन आगे से चियानी भी उनसे फुल बदतमीजी में कह देती है कि एक एथलीट की लाइफ थोड़ी सी होती है और मैंने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, पैसा भी कमाना है। जबकि उधर फैंग को बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही थी आज चेंजी से उसकी स्टोरी जानकर। वो सोचने लगता है कि आखिर इतनी इमोशनलेस इंसान कैसे गुस्से में आ गई, और वो भी एक मैच के बीच, जिसकी वजह से इसका कैरियर तबाह हो गया।
और फिर इसी के साथ ही हमें एक और बात भी पता चलती है कि आज उनके ऑफिस में मिंग आया हुआ था। उसने उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था और वो आकर चेंजी का थैंक्स भी करता है कि उस दिन बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए तुमने मेरी हेल्प करी थी, मुझे कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा ठंडा हो गया था। अब वो उसे अपने डिपार्टमेंट का विजिट करा रही होती है कि इतने में वो उसे रूफ टॉप दिखाती है। तो वहां पर फैंग अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ था। मैनेजर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम क्यों चेंजी को बुली करते हो और सारी प्लानिंग तुमने की हुई है उसे फायर करने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हो। सुनते ही चेंजी बहुत सैड हो जाती है, बस इतना ही सुनती है, आगे से फैंग का जवाब सुना ही नहीं था कि वहां से निकल जाती है। पिंग को भी चेंजी से बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही थी, लेकिन चेंजी फिर भी किसी तरह से बस कोई भी बात बोले बगैर खामोशी से अपना काम करती रहती है। आज उसे लेट नाइट छुट्टी हुई थी। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो रिपोर्टर वोंग उसके पास आती है और कहती है तुम फैंग की असिस्टेंट हो, तुम उसकी बहुत सारी सीक्रेट बातें भी जानती होगी, तो मुझे कुछ सेल करना चाहो तो कर दो। यहाँ पर आगे से चेंजी थोड़ा सा सोचती है और उससे कहती है कि तुम मुझे क्या प्राइस दोगी। और फिर इसके साथ ही हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। हमारे ऑफिस में बवाल मचा हुआ था क्योंकि एक आर्टिकल लिखा गया था उनके बॉस के बारे में। यही बताया गया था कि फैंग कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसे हमेशा अपनी कंपनी की पब्लिसिटी के लिए सस्ती शोहरत चाहिए होती है, इसलिए वो आयरन मैन बनता है। उस दिन बिल्डिंग से गिरने के बाद भी अपनी तारीफें करता रहा था, और तो और चोर वाला नाटक भी उसने खुद ही किया था। एक्चुअली उसे ब्लड से भी फोबिया है। ये सब देखने के बाद फैंग बहुत अपसेट हो गया था। चेंजी को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुमने मुझे एक दफा ब्लैकमेल किया था, ये सब कुछ तुमने ही लीक किया होगा, इसके बदले तुम्हें कितने पैसे मिले हैं। अब चेंजी तो पहले से ही गुस्से में थी, कहती है कि आप भी तो कब से प्लानिंग कर रहे थे मुझे फायर करने की, अब मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, धोखा तो हमेशा से आपके मन में था। धोखा तो वहां होता है जहां पर कोई ट्रस्ट हो, हमारे बीच कोई ट्रस्ट नहीं था। ये सब सुनने के बाद फैंग गुस्से से पागल हो जाता है और वहीं से ही ऑर्डर करता है कि तुम अब फायर समझो खुद को, और 1 घंटे का टाइम देता है अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलो। अब चेंजी अपना सामान पैक करके वहां से चली जाती है और उसे जाते जाते बाकी एम्प्लॉयज भी बहुत सारी बातें लगाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो रुकती है और उनसे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ये नहीं किया तो क्या तुम लोग मुझ पर बिलीव करोगे। वो लोग खामोश हो जाते हैं और वो वहां से निकल जाती है। अब इस न्यूज के बाद उनकी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा था और उनके बहुत सारे कस्टमर्स और उनके पार्टनर्स भी हाथ पीछे खींचने लगे थे। यहाँ पर एक एम्प्लॉय फैंग से क्वेश्चन करने लगती है, क्या जो कुछ इस न्यूज में था वो सब सच है। फैंग से कह देता है कि हाँ, जो भी बोला गया है वो बिल्कुल सच है, मुझे ब्लड से फोबिया है और हाँ, मैं सेल्स बढ़ाने के लिए अक्सर अपनी पब्लिसिटी करता रहता था, मैं कोई आयरन मैन नहीं। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।